आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मैंने तरीका अपनाया है समझाने का वो है कि एक इलिटरेट पर्सन को भी समझ में आ जाए। मैं एक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको शेड्यूल्स को रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी और आप एक ही झटके में उनको याद कर जाओगे। बस आपको करना क्या है कि एक फ्री माइंड से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। सेकंड, कि ये आर्टिकल से कैसे डिफरेंट हैं। थर्ड, इनको एज ए सेपरेट पार्ट आर्टिकल से अलग क्यों रखा गया। थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ही क्यों किए गए। फोर्थ, देखेंगे कि इनकी संख्या इंडिपेंडेंस के बाद 8 थी तो वो बढ़कर 12 क्यों हुई। और लास्ट में देखेंगे ट्रिक इनको याद करने की। तो शेड्यूल भी आर्टिकल की तरह एक रिटन डॉक्यूमेंट है। सिर्फ फर्क इतना है कि आर्टिकल आपको एक शॉर्ट और क्रिस्प डेफिनेशन देगा, जबकि शेड्यूल आपको उसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगा, डिटेल में समझाएगा आपको कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आप यूं मानिए कि आर्टिकल एक डिक्शनरी का वर्ड है और शेड्यूल उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आएंगे वो सभी शेड्यूल के अंदर मेंशन किए हुए हैं। अब आप यूं बोलोगे कि ये तो 7th शेड्यूल में लिस्ट मेंशन की गई जैसे यूनियन लिस्ट है, तो वो आर्टिकल के साथ ही क्यों नहीं ऐड कर दी गई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऐसा करते तो कॉन्स्टिट्यूशन और भी बड़ा हो जाता, जिसे पढ़ना और भी डिफिकल्ट हो जाता। डिफिकल्ट यूं कह लो कि वो और बल्कि हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बिना शेड्यूल के 496 पेजेस का है, उसमें अगर 251 पेजेस और ऐड कर देते तो वो और भी लंबा हो जाता। इसीलिए शेड्यूल्स को एज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है शेड्यूल, लेकिन उनको एक सेपरेट पार्ट में रखा गया है। अगर इतने ज्यादा पेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते तो वो बल्कि हो जाता और उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता। अब कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम हाथ में ले सकते हैं और इजीली कहीं कैरी कर सकते हैं, तो वो और भी हैवी हो जाता। इसीलिए उनको एक सेपरेट पार्ट में ही रखा गया है, लेकिन वो हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। तो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इस शेड्यूल के अंदर आपको हर स्टेट जो कि इंडिया में प्रेजेंट है और हर यूनियन टेरिटरीज का नाम मिलेगा। इसमें यह भी मेंशन है कि वो स्टेट कब बना था या यूनियन टेरिटरी कब बनी थी और उसका एरिया कितना है। ये सब कुछ इस शेड्यूल के अंदर मेंशन है। फॉर एग्जांपल, उड़ीसा का देखते हैं। आज का उड़ीसा जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में उड़ीसा था, वो एरिया या फिर जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, वो ब्रिटिश टाइम पीरियड का एरिया आज का उड़ीसा कहलाएगा। सेकंड शेड्यूल है हमारा सैलरी एंड एमोल्यूमेंट, जो कि आर्टिकल 59, 65 एंड 75 जैसे आर्टिकल को एक्सप्लेन करता है। यानी कि इन आर्टिकल को डिटेल में यहाँ बताया गया है। इस आर्टिकल के अंदर आपको प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी के बारे में बताया गया है कि इन ऑफिस होल्डर को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। और इनमें प्रोविजन लिखा है कि इन ऑफिस होल्डर की सैलरी कैसे बढ़ सकती है, एक्सेप्ट इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी के डिस्कस नहीं किया गया है। यानी कि इसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी या फिर चीफ मिनिस्टर की सैलरी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों डिसाइड करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इन ऑफिस होल्डर को कितनी सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, देखते हैं कि शेड्यूल सेकंड में लिखा है कि प्रेसिडेंट को 10,000 रुपीज मिलेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट को 5,500 रुपीज मिलेंगे एज ए सैलरी। अब आप बोलोगे ये तो बहुत कम है, लेकिन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की सैलरी मेंशन है इसमें। थर्ड शेड्यूल आता है हमारा ओथ एंड एफर्मेशन। ये आर्टिकल 75, 84 और 99 जैसे आर्टिकल को एक्सप्लेन करता है। जैसे आर्टिकल 75 के अंदर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ ग्रहण करनी है, ओथ लेनी है प्राइम मिनिस्टर को। ओथ को हम हिंदी में शपथ बोलते हैं। आर्टिकल में सिर्फ इतना मेंशन होगा कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ लेनी है, लेकिन उस ओथ में क्या बोलना है और साथ में कौन उस ओथ को बुलवाएगा, वो सब शेड्यूल के अंदर मेंशन है डिटेल के अंदर। इस शेड्यूल के अंदर एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और जजेस की ही ओथ सिर्फ इस पे मेंशन है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ इसमें मेंशन नहीं है। फोर्थ शेड्यूल आता है हमारा सीट्स इन राज्यसभा। ये आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80 को एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर ये मेंशन होगा कि किस स्टेट को राज्यसभा के अंदर कितनी सीट मिलेंगी और उसका कंपोजिशन कैसे चेंज होगा फ्यूचर में। जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होगी वैसे वैसे सीट का कंपोजिशन भी पार्लियामेंट के अंदर चेंज होगा। तो ये सब इसके अंदर मेंशन है। फिफ्थ शेड्यूल आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, जो कि आर्टिकल 244(1) को एक्सप्लेन करता है। अब इस शेड्यूल को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि शेड्यूल एरिया हम किसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्टों में से सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही शेड्यूल एरिया बोला गया है। अब शेड्यूल एरिया वो है जहां ट्राइबल या फिर आदिवासी पीपल रहते हैं। इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा आदिवासी ही पॉपुलेशन रहती है, तो इन एरिया को ही हम शेड्यूल एरिया बोलते हैं। तो 5th शेड्यूल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। इस शेड्यूल के अंदर लिखा होगा कि इन शेड्यूल एरिया या फिर जहां ट्राइबल पीपल रहते हैं, इनको कैसे गवर्न किया जाएगा, इन लोगों के ऊपर कैसे शासन किया जाएगा, वो सब इस शेड्यूल के अंदर मेंशन है। लेकिन इस शेड्यूल के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये सभी शेड्यूल एरिया को गवर्न करने की परमिशन देता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के लिए एक सेपरेट शेड्यूल है जो कि 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल एरिया, जो कि आर्टिकल 244(2) एंड 275 को एक्सप्लेन करता है। इस 6th शेड्यूल के अंदर ये 4 स्टेट डिटेल में मेंशन है कि इन 4 स्टेट्स को कैसे गवर्न किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इन 4 स्टेट्स को हम अलग से एडमिनिस्ट्रेट या फिर इनके ऊपर अलग से शासन क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए है कि इन स्टेट्स में जो ट्राइबल पीपल या फिर आदिवासी जो इन स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं वो 100% ओरिजिनल हैं। मतलब ये ट्राइबल पीपल उसी कल्चर को फॉलो करते हैं जो इनके एंसेस्टर 1000 या 2000 साल पहले फॉलो करते थे। तो ये एक तरह से 100% ओरिजिनल ट्राइबल लोग हैं इन 4 स्टेट्स के अंदर। तो इन स्टेट्स को या फिर इन ट्राइबल लोगों को गवर्न करने के लिए एक अलग से शेड्यूल रखा गया है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है हमारा फेडरल प्रोविजंस, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन है। यानी कि इस शेड्यूल के अंदर ये मेंशन है कि कौन सा सब्जेक्ट यूनियन के अंदर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट के अंदर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। हेल्थ और एग्रीकल्चर एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एजुकेशन एंड फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, मतलब कि इस पे पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इस पर लॉ बना सकती हैं। इस शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट्स के अंदर उससे कम, और कॉन्करेंट लिस्ट में इन दोनों से कम सब्जेक्ट आते हैं। अब नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आर्टिकल 344 एंड 351 को डिफाइन करता है। इस आर्टिकल अंदर ओरिजिनली 14 लैंग्वेज प्रेजेंट थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, लेकिन आज प्रेजेंट में इसमें 22 लैंग्वेज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि वो लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगी, जैसे पार्लियामेंट इन्हीं लैंग्वेज में से ही किसी एक लैंग्वेज में लॉ पास करेगी। एमपी या फिर एमएलए इन्हीं 22 लैंग्वेज में से ही किसी एक लैंग्वेज का यूज करेंगे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बोलते वक्त। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हीं 22 लैंग्वेज में से ही किसी एक लैंग्वेज का यूज करेंगी अपने ऑफिशियली प्रोसीडिंग के लिए। तो आप यूँ बोल सकते हो जो सरकारी कामकाज की लैंग्वेज है वो 22 लैंग्वेज है। सरकार इन्हीं 22 लैंग्वेज में से ही किसी एक लैंग्वेज का चूज करेगी काम के लिए या फिर अपने ऑफिशियल पर्पज के लिए। नेक्स्ट शेड्यूल आता है हमारा लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम पॉपुलरली लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, जो आर्टिकल 31B के तहत ऐड किया गया था। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया कि कुछ ही गिने चुने जमींदार और नंबरदार के पास इंडिया की मोस्ट ऑफ द या फिर मेजोरिटी ऑफ लैंड उन कुछ गिने चुने नंबरदारों के पास है। तो सरकार ने एक पॉलिसी लानी चाहिए कि हम इन जमींदारों से जमीन लेकर या फिर हड़प कर इन गरीब लोगों को देंगे जिनके पास जमीन थी ही नहीं। लेकिन पार्लियामेंट को सबसे बड़ी दिक्कत इस काम के अंदर आई आर्टिकल 19 की वजह से, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती प्रॉपर्टी छीनने के लिए, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी को वॉयलेट करता और सुप्रीम कोर्ट उसी लॉ को तभी की तभी इनवैलिड डिक्लेयर कर देती, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट थी और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती थी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाए। तो पार्लियामेंट चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लॉ बना ही नहीं सकती थी। तो इस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और लॉ पास करने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया तरीका निकाला। उसने 9th शेड्यूल ऐड किया, जिसका नाम ही था लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती और वो इस 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती, तो जुडिशरी उसको रिव्यू ही नहीं करती। और इसी 9th शेड्यूल की वजह से ही पार्लियामेंट लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाई। लेकिन बाद में आते आते पार्लियामेंट को आने लगा मजा, वो कोई भी लॉ बनाती और इसके अंदर डाल देती। इससे जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू ही नहीं कर पाती थी।
ऐसा ही किस्सा है इंडस्ट्रीज का। पार्लियामेंट ने एक बार इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ पास किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, लेकिन अब जुडिशरी करे तो करे क्या, क्योंकि वो लॉ था 9th शेड्यूल के अंदर। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जुडिशरी ने एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन पास करी 1973 के अंदर, जिसके तहत ये बोला गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी का मतलब ओपोजिट, डिफेक्शन का मतलब चेंज, जो कि आर्टिकल 102 एंड 191 को डिफाइन करता है। ये शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। क्या ऐड किया और कब ऐड किया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों ऐड किया गया था। फॉर एग्जांपल अमित शाह जो कि बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उनकी मोदी जी से बहस हो जाए किसी बात पर और वो ये बोलें कि मेरे को बीजेपी नहीं अब कांग्रेस ज्वाइन करना है। अगर अमित शाह ऐसा करते हैं तो लोग जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी से उनको अच्छी नहीं लगने लगेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने, या फिर आप यूँ बोल सकते हो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने उनको पार्टी के बेसिस पर वोट देकर जिताया था। तो इसी पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी, जिसके तहत कोई भी एमपी या फिर एमएलए पार्टी चेंज करता है तो उसको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या फिर उसी टाइम उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो एमपी और एमएलए की पोजीशन उससे ले ली जाएगी। और इसी शेड्यूल के अंदर कुछ और भी प्रोविजंस लिखे हैं, जैसे कि अगर नॉमिनेटेड एमपी या एमएलए ऑफिस ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद पार्टी चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर वो ऐसा 6 महीने पहले करते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड एमपी या एमएलए पार्टी में कभी भी ज्वाइन होता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। लेकिन इतना डिटेल में आपको लर्न नहीं करना, ये इतना डीप में मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद आता है 11th शेड्यूल पंचायत। इसमें ये लिखा होगा कि पंचायत का कैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे फर्स्ट टायर पर आता है हमारा पंचायत, सेकंड पर ब्लॉक समिति, थर्ड पर आता है हमारा जिला पार्षद। इनका इलेक्शन कैसे कैसे होगा, इनके पास क्या क्या पावर हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे फंड रेज कर सकता है, वो सब प्रोविजन इस शेड्यूल के अंदर लिखे हैं। 12th शेड्यूल आता है हमारा म्यूनसिपैलिटी। ये भी पंचायत की तरह सिमिलर ही है। इसमें पंचायत की जगह म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर स्ट्रक्चर और कैसे कैसे वो फंड रेज कर सकती है, वो सब के बारे में इसमें बताया गया है। इस 11th और 12th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए ऐड किया गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगा कि ग्रास रूट पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो इसीलिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ऐड किए गए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो इन सभी शेड्यूल को एक सिंगल लाइन में लर्न करने की एक ही ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, एफ फॉर फेडरल प्रोविजंस, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, D for anti-defection law, P for panchayat and M for municipality।